हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक बार हम लोग सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक है उसको समझते हैं कि आखिर इसका नाम हमें क्या बोलना चाह रहा है। हम कह रहे हैं नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। अब देखिए, जो भी हमारे पास में आसपास में जितनी भी चीजें हैं उनको हम मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि एक जो हमारा जितना भी चीज है वो मैटर की फॉर्म में है, और दूसरा जो भी है वो हमारे पास में रेडिएशंस है। जो मैटर है उसको हम बोलते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब इसका जो नेचर हुआ, दैट इज द नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर। वहीं पे जो हमारी रेडिएशंस है वो कैसे ट्रैवल करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हमने बोला रेडिएशंस का जो नेचर है दैट इज वेव नेचर। तो हमारे पास में मैटर का जो नेचर, पार्टिकल नेचर, वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है, हमें पता है। जो रेडिएशंस का वेव नेचर है वो भी हमें पता है, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल्स का भी और रेडिएशंस का भी दोनों का डुअल नेचर होता है। अब इस डुअल नेचर से हमारा मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल्स है उनका पार्टिकल नेचर भी है प्लस उनका वेव नेचर भी है। वहीं जो हमारी रेडिएशंस है, दे हैव पार्टिकल नेचर आल्सो, दे हैव वेव नेचर आल्सो। तो जो ये दोनों नेचर अगर साथ में रखते हैं तो हम बोलते हैं इट इज डुअल नेचर। इससे रिलेटेड बहुत सारी, जैसे पहले किसी ने कहा कि जो हमारी जो भी वेव्स होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, फिर किसी ने थ्योरी दी कि ये हमारी वेव नेचर की होती है। देन अगेन फिर पार्टिकल नेचर आया, जैसे न्यूटन थे, उन्होंने बोला आपके पास में कि पार्टिकल नेचर है। फिर हाइगन ने वेव नेचर प्रूव किया। देन उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था उससे आइंस्टाइन ने कहा कि ये फिर से फोटो पार्टिकल नेचर का होता है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। डिटेल में मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस में बताऊंगी, अभी क्विक रिवीजन है अपना। तो हम बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने कहा कि ये पूरी की पूरी एक हिस्ट्री चली, और उस हिस्ट्री के बाद में एट द एंड जो हमारे पास में कंक्लूजन निकला वो ऐसा निकला कि हमारा जो भी मैटर और रेडिएशन है, दे पजेस बोथ द नेचर्स। उनका पार्टिकल नेचर भी होता है, उनका वेव नेचर भी होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे बात आती है कुछ टर्मिनोलॉजीज को जिनको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक टर्मिनोलॉजी है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या मतलब है, कोई भी जो कंडक्टर होता है उस उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब कंडक्टर्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली। अब अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई भी एक कंडक्टर है, इसके अंदर हमने कहा बहुत सारे एटम्स हैं, और उन एटम्स के चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, अभी भी दे आर कंटेन्ड इनसाइड द कंडक्टर। वो कंडक्टर की बॉडी के अंदर है, वो उससे बाहर नहीं है। अगर हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कहीं पे कोई एक एनर्जी दे दें, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे उस एनर्जी को कंज्यूम करके इस कंडक्टर से बाहर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अब ये क्या हो गए हैं, ये अब कंप्लीटली एमिट हो गए हैं, वहां से इनका एमिशन हो गया है। तो बात आती है कि आखिर ये एमिशन होगा किस तरह से, मतलब कैसे हम इनको एमिट करवा सकते हैं। तो इनको एमिट करवाने के लिए हमें कम से कम एक पर्टिकुलर एनर्जी, मतलब हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने उसको थोड़ा बहुत एनर्जी दिया और हमने कहा कि कोई भी वहां से एमिशन नहीं हो रहा, तो वो एक मिनिमम एनर्जी जिसके बाद में एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट होने लग जाते हैं, और जब वो एमिट होंगे तो दे विल गिव अस द पार्टिकल नेचर ऑल्सो, दे विल गिव अस द वेव नेचर ऑल्सो। तो दोनों तरह का नेचर हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन एमिशंस की बात कर रहे हैं, देखो पहले हम वर्क फंक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जो वर्क फंक्शन है उसे हम लोग फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है। तो वो मिनिमम एनर्जी
जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस को एस्केप करने के लिए चाहिए, दैट इज नॉन एज द वर्क फंक्शन। उससे कम एनर्जी होगी तो वो अंदर रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं, अदरवाइज वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, बट वो मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए, दैट इज द वर्क फंक्शन। इसे हम फाइव नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि आखिर हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है हमारे पास में थर्मो आयोनिक मेथड। अब थर्मो आयोनिक मेथड से हमारा क्या मतलब हुआ? थर्मा, थर्मा मतलब हीट से मतलब होता है, मतलब अगर हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट करें, हीट करने पर अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। तो थर्मा हमारा हीट से रिलेटेड हो गया, आयोनिक एमिशन मतलब आयंस वहां से एमिट हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको हम हमारा आयंस बोलते हैं, कैटायन एनायन जो भी होते हैं। तो थर्मो आयोनिक एमिशन में हम बहुत सारी हीट सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाते हैं। थर्मो आयोनिक एमिशन के बाद में हमारे पास में दूसरे टाइप का यहाँ पे एमिशन है, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन से मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ऑलरेडी कोई एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमारे पास में ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, कहीं से एक्सटर्नली एक्सटर्नली इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास में बहुत सारी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन को हम इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो ये क्या करेगा, इनके पास में क्योंकि इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो ये उस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एमिट हो जाएगा, एंड दिस इज नॉन एज द सेकेंडरी एमिशन। एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, एक हमारा मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी लेके आया और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को टकराया, टकराया कॉलिजन हुआ, तो उसने एनर्जी ट्रांसमिट कर दी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, दिस इज नॉन एज द सेकेंडरी एमिशन। डिफाइन कैसे कर सकते हो, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface ऑफ ए मेटल इन लार्ज नंबर व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द मेटल सरफेस। मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, बट ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, दैट इज द सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट हमारे पास में है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो से हम क्या समझते हैं, फोटो से हमारा मतलब होता है लाइट। अगर हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और लाइट इंसिडेंट होने से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बाय गेनिंग द एनर्जी, तो दैट एमिशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हो गया, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। अब देखो यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी मेटल सरफेस है, अगर मैंने उसके ऊपर बहुत सारी लाइट को इंसिडेंट किया लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करवा पाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो उसके वर्क फंक्शन को मैच कर जाए, इस तरह की फ्रीक्वेंसी की को हम लोगों को वहां पे इंसिडेंट करवाना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे जब हम मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, एंड दैट इज नॉन एज द फोटो एमिशन। ठीक है, इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या किया जाता है, फील्ड एमिशन में हम लोग कोई भी मेटल सरफेस लेते हैं और इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, मतलब हमने इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, अब ये जो करंट है वो इधर की साइड में जाएगा, जब ये करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किधर मूव करेंगे, इस साइड में, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, और उस फोर्स को, और वो किस डायरेक्शन में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है,
तो उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी एंड दैट इज नॉन एज द फील्ड एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कौन कौन सी प्रोसेसेस से करवाया जा सकता है? सबसे पहला थर्मो आयोनिक एमिशन, हीट देके। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट को, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। तीसरा हमने कहा सेकेंडरी एमिशन, हम एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करवाएंगे जिनके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एंड देयर विल बी इलेक्ट्रॉन एमिशन। नेक्स्ट है हमारे पास में फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। अब हमारे पास में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हम लोग एग्जैक्टली ये बताता है कि जो हमारी रेडिएशंस है दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, मतलब वो उनका पार्टिकल नेचर होता है, वो फोटोन्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे आती हैं। तो मतलब दे आर हैविंग अ वेव नेचर क्योंकि एक से दूसरी जगह आ रही है, बट उनका पार्टिकल नेचर भी है। वो कैसे आ रही है? दे आर कमिंग इन द पैकेट्स ऑफ फोटोन्स। तो बस यही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें प्रूव करना है कि जो भी हमारी रेडिएशंस यहाँ पे आ रही है दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन पैकेट्स। इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले यहाँ पे एक ग्लास हमने लिया। ये जो ग्लास हम लोगों ने ले रखा है, हमने यहाँ पे ग्लास लिया है, ग्लास का एक चैम्बर ले लिया। इस ग्लास के चैम्बर में हमने यहाँ पे कैथोड बनाई है, यहाँ पे एनोड बनाई है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, एथोड एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ पे हमने एक ओपनिंग रखी है जिस ओपनिंग से हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे और जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी वी विल कीप ऑन चेंजिंग। मतलब इंटेंसिटी हम कम लेंगे, ज्यादा लेंगे और ज्यादा लेंगे, इस तरह से हम अलग अलग इंटेंसिटीज की लाइट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट हम मेक श्योर करेंगे कि जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो भी है वो सेम रहे, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहे। अब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ये सारी चीजों में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिटेल क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो वो चीजें अभी आप यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास में यहाँ पे दो तीन तरह की हमने लाइट ले ली। फॉर एग्जाम्पल हमने येलो लाइट ले ली। येलो लाइट की फ्रिक्वेंसी सबकी सेम रहेगी, लेकिन एक हमने पावर 100 वॉट लिया, एक 200 वॉट लिया, एक 300 वॉट लिया, तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज की यहाँ पे लाइट को क्या करेंगे? इस पे इंसिडेंट करवाएंगे। जब यहाँ पे हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा कि मैंने यहाँ पे 500 वाट का लाइट को इंसिडेंट करवाया, 500 वाट की लाइट इंसिडेंट करवाई, तो यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। 500 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अराउंड 250 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करके इस एनोड तक पहुंच गए और जो 250 थे वो हमारे इधर उधर ऐसे हो गए। तो अगर हमने किसी भी कैथोड के ऊपर यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाया तो वो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो वो कैथोड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको एमिट कर देगी। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो दे विल ट्रैवल। जब वो ट्रैवल करके जाएंगे तो मैं कह रही हूँ कि पूरे नहीं जा रहे, कुछ तो जा रहे हैं, वो एनोड के ऊपर जाएंगे। देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो जो ये हमने यहाँ पे किया इससे हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हमने यहाँ पे ग्राफ लिया, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी ले रखी है। ठीक है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाता है। मैंने यहाँ पे 500 वाट ले रखा है, मैं यहाँ पे 1000 का ले लूँ, मैं 1500 ले लूँ, इस तरह की पावर की अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करूंगी तो जितना ज्यादा पावर बढ़ेगी इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे जो करंट है दैट विल आल्सो बी ग्रेटर। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन का एक यहाँ पे ग्राफ मिलता है। चलो, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ये एक चीज हो गई। अब देखो ये वाला तो मैंने कौन सा केस लिया? जब इसके ऊपर मैंने
बाहर से कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा रखा। अब हमारे पास में एक तरीका और है कि हम क्या करें, यहाँ पे इसको बाहर से पोटेंशियल लगा दें, इसके ऊपर यहाँ पे एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दें। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे कैसे बैटरी को कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ये रखा, नेगेटिव टर्मिनल ये रखा, मतलब जो एनोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसका मतलब जो एनोड है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो क्या वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद के ऊपर लेकर आएंगी। अब जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो जो पहले 500 में से 250 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जा रहे थे, अब वो 500 में से 400, 450, 475, 500 इलेक्ट्रॉन भी इस एनोड के ऊपर चले जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम अगर फिर से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैंने कहा जब तक मैंने पोटेंशियल नहीं लगाया तब तक भी यहाँ पे कोई करंट तो था, मैं इधर करंट ले रही हूँ वाई एक्सिस पे, और इधर मैंने जो वोल्टेज लगा रखा है उसे ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 0 वोल्टेज लगा रखा है, कुछ नहीं लगाया, बट फिर भी करंट तो मिला था हमें। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हमने वोल्टेज लगा दिया तो करंट क्या हो गया, एकदम से इंक्रीज हुआ। कौन सा वोल्टेज, पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ पे एनोड को कहाँ रख रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो एनोड अगर हमारी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल पे है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और उसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड के ऊपर पहुंचे और मैक्सिमम करंट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 500 वाट की इंटेंसिटी की पावर ले रखी है। अब मुझे यहाँ पे 500 इंटेंसिटी तक तो मेरे को यहाँ करंट मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, करंट हमारा सेचुरेशन पे आ जाता है। तो देन वी गेट अ सेचुरेशन करंट। तो सेचुरेशन, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो करंट फिर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे तो मैक्सिमम पे जाके फिर वो सेचुरेट हो जाता है, फिर वो सेचुरेशन की लिमिट उसको मिल जाती है। पहला केस, कोई पोटेंशियल नहीं है, नॉर्मली हमने लाइट को इंसिडेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से करंट मिल गया। दूसरा, हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया एनोड को, जब हमने एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो करंट हमारा काफी इंक्रीज हुआ और एक टाइम पे सेचुरेशन पे आ गया और कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से, जो हमारी एनोड है, अब हम इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जब नेगेटिव टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव, तो मतलब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ भी रहे थे बिना पोटेंशियल के भी, अब वो भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा पहले जब कोई पोटेंशियल नहीं था तो एक करंट था हमारे पास में, लेकिन अब करंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जा ही नहीं रहे, फ्लो ही नहीं कर रहे, तो करंट हमारा डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो वो आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पे कोई करंट नहीं है। इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अब क्या कर रहे हैं, फ्लो ही नहीं कर रहे, वो सारे के सारे इधर ही है, कोई करंट हम लोगों को मिल ही नहीं रहा। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है। ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। पॉजिटिव में अगर हम देखेंगे तो ऐसे होगा, I1 करंट हमारा सबसे, I3 करंट सबसे ज्यादा है तो सबसे ऊपर, फिर I2, फिर I1। अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं तो ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाके जीरो हो जाता है। अगर यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है EV नॉट, या फिर हम कहेंगे हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज आर मैक्स, v मैक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, उसमें किस तरह का ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये सैचुरेशन करंट हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया हमारा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी हमने इधर ले रखी है, हमारे पास में जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, वो सेम आएगा, नीचे यहाँ पे ये वर्क फंक्शन है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला सारे याद रखने बेटा आप लोगों को, तो ये आप याद रख लोगे। देन देयर कम्स द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या कहते हैं कि
जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा हम क्या कहते हैं, जो हमारा ये पहला हो गया, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देर इज सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम का अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करोगे तो हमारा कोई भी इजेक्शन नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी बट इट डज नॉट फ्रीक्वेंसी बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो इनके बीच में जो टाइम लैग आएगा दैट विल बी 10⁻⁹ उससे कम होगा। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है हमारे पास में E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, ये इसकी वैल्यू रहेगी। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एच इज E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू हमारा क्या होता है सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है, तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास एच न्यू किसके बराबर आएगा, एच न्यू आपके पास में आ जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एम वी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो दैट विल बी एच न्यू माइनस फाइव नॉट, इसके बराबर होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच वी माइनस वी नॉट के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फाइव नॉट है उसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन फाइव नॉट, न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी आ गई एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको न्यू लिखेंगे, दिस इज न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे दिस इज एच न्यू। चलो, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है ई न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये रहेगा। अगर इसे हम और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1/λ माइनस 1/λ नॉट। मतलब हम इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। दिस इज ई न्यू नॉट, या फिर आप इसे काइनेटिक एनर्जी भी बोल दीजिए। दिस इज द इक्वेशन। ग्राफ्स हमारे कुछ इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा इसमें क्या है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, डी ब्रॉगली का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस जो यही कहता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी हमारा मोमेंटम के बराबर होता है, तो एच अपॉन मोमेंटम इसे हम कह देंगे। डेरिवेशन कैसे करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, हम डेरिवेशन के लिए हमने अभी भी पढ़ा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। इसके अलावा हमारे आइंस्टाइन की इक्वेशन से ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी पढ़ रखा है। अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास में आ गया एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहां से अगर मैं m की वैल्यू लूं तो दिस विल बी एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उधर उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से। जब ऐसा करेंगे तो ये इससे कट हो जाएगा, ये जो है ये हमारा p बन जाएगा एंड दिस विल बी एच न्यू अपॉन सी, जिसे हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा।
या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी। तो दिस विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही बताती है कि डी ब्रॉगली ही बताता है कि डुअल नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। एक्सपेरिमेंटल ये डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट अब अपन लोगों के है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट्स थे बेटा वो मैंने आप लोगों को अभी कवर करवा दिए हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है क्योंकि मुझे बहुत ही क्विकली आप लोगों को रिवाइज करवाना था ये चैप्टर। तो डिटेल वीडियोस हम लोग ऐप पे देखेंगे, बाकी ये एक क्विक रिवीजन मैंने अभी आप लोगों को करवा दिया है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू एवरीवन।